हेलो स्टूडेंट्स। मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस आपके बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सेमेस्टर 5 के पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया भारत में राजनीतिक प्रक्रिया नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका DSC 15 का सब्जेक्ट रहने वाला है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इस सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आपसे भी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के 5th सेमेस्टर की पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया सब्जेक्ट की 4th यूनिट के चैप्टर नंबर 6 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम राजनीति में जाति और जाति का राजनीतिकरण, जाति वर्ग और लिंग, आरक्षण और सकारात्मक कार्रवाई नीतियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, भारत की राजनीति को समझना हो तो एक शब्द को जरूर समझना पड़ेगा, जो कि है जाति। यह सिर्फ समाज का हिस्सा नहीं है बल्कि राजनीति का भी हिस्सा, सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। तो इस चैप्टर की शुरुआत सबसे पहले हम एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो परिचय में हम सबसे पहले देखेंगे, परिचय हम स्टार्ट कर लेते हैं। परिचय में हम सबसे पहले देखेंगे भारतीय समाज की सबसे बड़ी विशेषता है जाति व्यवस्था। जाति ने भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे को गहराई से प्रभावित किया है। तो जो भारतीय समाज की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है वो जाति व्यवस्था को ही मानी जाती है, क्योंकि इसने भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचों को गहराई से प्रभावित किया है। स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र, समानता और न्याय के आदर्शों के बावजूद जाति का महत्व कम नहीं हुआ। आजादी के बाद जब लोकतंत्र, समानता और न्याय के आदर्श अपनाए गए, लेकिन जो जाति का महत्व है वो राजनीति में उस टाइम पर भी कम नहीं हुआ। जाति और राजनीति एक दूसरे से जुड़ गए। राजनीति ने जाति और जाति ने राजनीति को प्रभावित किया। अर्थात जो राजनीति थी वो जाति को और जाति ने राजनीति को, इन दोनों ने ही एक दूसरे को प्रभावित किया। इसी संदर्भ में आरक्षण और सकारात्मक कार्रवाई की नीतियां लागू की गई ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके। तो ये सभी को देखते हुए जो आरक्षण और सकारात्मक कार्रवाई है उसकी नीतियां लागू की गई ताकि जो समाज है वो सामाजिक न्याय सुनिश्चित कर सके। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है जाति की प्रकृति। अब हम नेचर ऑफ कास्ट देख लेते हैं, जो जाति की प्रकृति है उसको समझ लेते हैं। तो जाति भारतीय समाज का एक पारंपरिक सामाजिक संगठन है। तो जो जाति है वो भारतीय समाज का एक पारंपरिक सामाजिक संगठन माना जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं भी, उन विशेषताओं को के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। इसकी विशेषताएं: जन्म पर आधारित स्थिति। सेकंड आती है पेशा व्यवसाय तय। ये परंपरागत रूप से हो सकते हैं या फिर परंपरागत पेशा या व्यवसाय तय हो सकता है। खान पान, व्यय, विवाह और सामाजिक संबंधों में प्रतिबंध, साथ ही ऊंच नीच और शुद्ध अशुद्ध का भाव, ये सभी इसकी कुछ विशेषताएं हो गई। तो आधुनिक भारत में शिक्षा, शहरीकरण, औद्योगिकरण से जाति का प्रभाव कम हुआ, लेकिन राजनीति में इसकी नई भूमिका उभर कर आई। तो स्टूडेंट, जो आधुनिक भारत था उसमें शिक्षा, शहरीकरण और औद्योगिकरण से जाति का प्रभाव तो कम हो चुका था, लेकिन जो राजनीति है उसमें इसकी भूमिका सामने आई। तो स्टूडेंट, आप समझिए जैसे गांव में आपस में खेलते हैं बच्चे, तो उनको अगर ये कह दिया जाए कि तुम्हारी टीम तुम्हारे जन्म से तय है, वैसे ही जाति का असर समाज पर भी रहा है। तो यही था हमारा जो जाति की प्रकृति थी, जाति की विशेषताएं थी, जो कि हमने समझ ली। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है जाति में राजनीति और जाति का राजनीतिकरण। तो इसमें हम जो सबसे पहला टॉपिक देखेंगे वो हम देखेंगे राजनीति में जाति का प्रयोग। तो जो राजनीति है उसमें जाति का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है उसको देख लेते हैं। तो राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए जातिगत समीकरण बनाते हैं। वोट बैंक की राजनीति, जाति प्लस राजनीति बराबर चुनावी रणनीति। अर्थात जो दल होते हैं वह चुनाव जीतने के लिए जातिगत समीकरण बनाते हैं, जो कि वोट बैंक की राजनीति भी कहलाती है, जिसमें जो जाति और राजनीति है दोनों मिलकर एक चुनावी रणनीति बनाते हैं। तो यही था हमारा राजनीति में जाति का प्रयोग। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है जाति का राजनीतिकरण।
तो इसमें जब जाति अपने हितों की रक्षा के लिए राजनीतिक साधनों का इस्तेमाल करती है, तो जब भी जाति अपने हितों की रक्षा के लिए राजनीतिक साधनों का इस्तेमाल करती है, तो उसको ही हमने जाति का राजनीतिकरण कहा है। उदाहरण के तौर पे आप समझिए, मंडल आयोग के बाद पिछड़ी जातियों का राजनीतिक उभार, दलित राजनीति और बहुजन आंदोलन। तो ये आपके जाति के राजनीतिकरण के कुछ उदाहरण हैं। अब हम इन सभी का नतीजा देख लेते हैं, परिणाम क्या निकला। परिणाम यही निकला, जाति अब केवल सामाजिक संस्था नहीं रही, बल्कि राजनीतिक शक्ति का स्रोत भी बन गई। तो जो जाति थी वो सामाजिक संस्था तो रही नहीं, बल्कि जो राजनीतिक शक्ति है उसका वो स्रोत बन चुकी थी। तो यही थे हमारा जाति में राजनीति और जाति का राजनीतिकरण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षण। तो जो अब हमारा अनुसूचित जाति है एससी है, उनके लिए जो आरक्षण का प्रावधान है उस प्रावधान को देख लेते हैं। ऐतिहासिक रूप से दलितों, अस्पृश्य कहे जाने वाले समुदाय के साथ भेदभाव हुआ। संविधान ने इन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा दिया। तो जो ऐतिहासिक समय है, पहले से ही जो समय आता है, तो उस समय में जो दलितों थे उनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। तो ऐतिहासिक रूप से दलितों के साथ भेदभाव हुआ। तो इसी को देखते हुए संविधान ने इन्हें अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट अर्थात एससी का दर्जा किया। तो इसके कुछ आरक्षण के प्रावधान उन संविधान ने दिए, तो उन आरक्षण के प्रावधान को देख लेते हैं। संसद और राज्य विधानसभा में सीटें आरक्षित है इनकी, साथ ही शिक्षा और नौकरियों में भी इनको आरक्षण मिलता है। और इन जो हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 है, जो कि अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, वो भी इनके आरक्षण के प्रावधान के लिए था। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई है। तो इसका उद्देश्य यही था कि जो सामाजिक न्याय सुनिश्चित है वो सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके। तो स्टूडेंट आप समझिए, गांव में एक बच्चे स्कूल के दरवाजे तक पहुंच भी नहीं सकता था, क्योंकि उसकी जाति निचली मानी जाती थी। तो आरक्षण ने पहली बार उसे स्कूल की बेंच तक बैठने का अधिकार दिलाया। तो यही था हमारा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण, एससी के लिए आरक्षण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षण। तो अब जो हम ओबीसी आरक्षण है उसको देख लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे 1950 के बाद पिछड़ी जातियों के लिए भी सामाजिक न्याय की मांग उठी। मंडल आयोग 1969 ने सिफारिश की कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिले। तो जो 1950 के बाद का समय था, उस समय पिछड़ी जातियों ने भी सामाजिक न्याय की मांग उठाई। तो उसी मांग को देखते हुए जो मंडल आयोग था उसने 1969 में सिफारिश की कि जो ओबीसी है उसको 27% आरक्षण दिया जाए। फिर 1990 में आगे चल के 1990 में इसे लागू कर दिया गया। अब केंद्र और राज्य की नौकरियों व शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण है। तो अब के टाइम में जैसे आप देखते हैं, जो आप केंद्र और राज्य की नौकरियां देखते हैं, जो कोई भी शैक्षणिक संस्थान होते हैं, वहां आपको ओबीसी के लिए भी सीट रिजर्वेशन मिलता है, आरक्षण जो है वो मिलता है। इसका परिणाम पिछड़ी जातियों का राजनीतिक उभार, जैसे यादव, कुर्मी, जाटव आदि जातियां। तो इसका नतीजा यही हुआ कि जो पिछड़ी जातियां उनका राजनीतिक उभार हो सके, जिनमें जो पिछड़ी जातियों में विशेषकर यादव, कुर्मी, जाटव जैसी जातियां वे राजनीति में मजबूत हुई। तो यही था हमारा एक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण, ओबीसी के लिए आरक्षण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आरक्षण आता है वो हमारा महिला आरक्षण आता है। तो अब महिला के लिए आरक्षण देख लेते हैं। महिला आरक्षण बिल को भी देखेंगे, जिसमें हम तो इसमें हम देखेंगे राजनीति और समाज में महिलाओं की भागीदारी ऐतिहासिक रूप से कम रही। 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 से 93 से पंचायत और नगर निकायों में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए लागू हुआ। तो जो समाज और राजनीति है उसमें जो महिलाओं की भागीदारी है वो बहुत पहले से ही हमारे बहुत ही कम रही है। तो उसी को देखते हुए 73वां और 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था 1992 से 93 में, जिसमें जो पंचायत और नगर निकाय में जो महिलाओं के लिए आरक्षण रखा गया था वो 33% आरक्षण का उसमें प्रावधान किया गया। कई राज्यों जैसे बिहार, मध्य प्रदेश में यह बढ़कर 50% किया गया। संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण का विधेयक 33% 2023 में पारित हुआ। तो जैसे कि बिहार, मध्य प्रदेश जैसे जो राज्य थे उसमें ये 33% से 50% भी कर दिया गया आरक्षण। और जो 2023 था उसमें संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण विधेयक, जिसमें 33% आरक्षण की बात की गई थी, वो पारित हुआ। इसका उद्देश्य महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में बराबरी का अवसर देना। तो इसका उद्देश्य, इसका मकसद यही था कि जो महिलाएं वे निर्णय प्रक्रिया में भी बराबरी का अवसर ले। तो स्टूडेंट आप समझिए, गांव की वो औरत जो कभी पंचायत भवन के बाहर खड़ी भी नहीं हो सकती थी, आज पंचायत की सरपंच बनकर पूरे गांव का फैसला ले रही है।
तो यही था हमारा महिला के लिए आरक्षण, महिला एवं आरक्षण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आरक्षण आता है वो हमारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण आता है, जो ईडब्ल्यूएस होते हैं उनके लिए आरक्षण आता है। तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण में हम देखेंगे, पहले आरक्षण केवल जाति और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर था। 2019 में 103वां संविधान संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण दिया गया। तो जो पहले आरक्षण दिया जाता था वो जाति और सामाजिक पिछड़ेपन पर दिया जाता था, लेकिन जो 2019 था उसमें 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, जिसके तहत ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को जो आरक्षण की बात करी गई वो 10% आरक्षण की बात इसमें की गई। यह सामान्य श्रेणी जनरल कैटेगरी के गरीबों पर लागू है। यह पहली बार था जब केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया था। जो जनरल वर्ग होता है उसके गरीबों के लिए यह आरक्षण था, और यह पहली बार था जब केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया था। तो यही था हमारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा सारांश आता है। तो अब हम एक पूरे चैप्टर का एक छोटा सा सारांश देख लेते हैं। तो सारांश में हम सबसे पहले देखेंगे, जाति भारतीय समाज और राजनीति दोनों को प्रभावित करती है। राजनीति ने जाति को वोट बैंक में बदल दिया, वहीं जाति ने राजनीति को दिशा दी है। तो जो जाति है वो भारतीय समाज और राजनीति दोनों की गहराई से प्रभावित करती है। जो राजनीति थी उसने जाति को वोट बैंक में, और जो जाति थी उसने राजनीति को दिशा दी थी। तो सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण और सकारात्मक कार्रवाई जरूरी बन गई। एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देकर राजनीतिक और सामाजिक समानता लाने की कोशिश की गई थी। तो एससी, ओबीसी, महिला और ईडब्ल्यूएस इन सबको आरक्षण देकर समानता और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। आधुनिक भारत में लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार समानता और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। तो जो आधुनिक भारत का लोकतंत्र है वो आज समानता और न्याय के आधार पर टिका है। तो स्टूडेंट, राजनीति में जाति एक चुनौती भी है और एक अवसर भी है। चुनौती इसलिए है क्योंकि यह समाज को बांट सकती है, और अवसर इसलिए है क्योंकि आरक्षण और सकारात्मक कार्रवाई के जरिए हम समानता और न्याय की ओर भी बढ़ सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में राजनीति जाति से ऊपर उठ पाएगी? तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, छोटा सा सारांश, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 4 का जो हमारा चैप्टर नंबर 6 था वो कंप्लीट होता है, और हमारी यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट होती है, क्योंकि यूनिट नंबर 4 में हमारा टोटल एक ही चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये थी आपकी 4th यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी स्टूडेंट को पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। एंड अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे यूनिट 5 की जनजाति और राजनीति के बारे में, जिसमें हम चैप्टर नंबर 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।